मैं इसी समय एक प्रॉब्लम और देता हूं. इनफैक्ट दिस प्रॉब्लम इज अ टेक इट एज अ चैलेंज. टेक इट एज अ चैलेंज. इस प्रॉब्लम को कितने लोग कर पाएंगे हम यह बात देखते हैं. वी हैव गॉट solvent A whose PA naught is 300 ml, and we have got solvent B, its PB naught 400 ml. A and B are perfectly miscible. A and B are perfectly miscible मतलब दोनों आपस में परफेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं. मैंने एक राउंड बॉटम्ड फ्लास्क लिया है. इसमें ए और बी को डिसॉल्व करा, मिला दिया है, मिक्सचर बना दिया है, और इस तरीके से मैंने एक ट्यूब कनेक्ट करी. इसे एयर टाइट तरीके से क्लोज कर दिया. इस जगह पर मैंने एक बीकर रख दिया. इनिशियली इसमें ए और बी के मोल्स मिला दिए. ए के Na मोल्स, बी के Nb मोल्स. इनिशियली Na और Nb 3:1 के रेशियो में लिए गए. इनिशियली जब मैंने ए और बी को मिलाया, Na के और Nb मोल्स को मिलाया और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में मैंने डाला, तब उनका रेशो A:B था. इस रेशो में लेने के बाद मैंने इसको एयर टाइट तरीके से पैक कर दिया. इधर से एक ट्यूब इधर जाती हुई, इधर एक लीबिक्स कंडेंसर जो किसी भी तरह की वेपर को कंडेंस कर देगा. इधर से हम कोल्ड वाटर सर्कुलेट करते हैं, तो कोल्ड वाटर वेपर्स को ठंडा कर देती है, वेपर्स को कंडेंस कर देती है. ये कंडेंसर है. इस तरह का सेटअप मैंने बना दिया. अब मैं क्या करता हूं, इसे गर्म करना चालू कर देता हूं. इसे स्टैंड पर रखते हुए इसे गर्म करना चालू कर दिया. आई स्टार्ट हीटिंग इट.
अब जरा सोचिए, जब हम इसे गर्म करेंगे तो इधर ए के मॉलिक्यूल्स, वेपर मॉलिक्यूल्स भी उड़ेंगे और इधर बी के वेपर मॉलिक्यूल्स भी उड़ेंगे। ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे। वो जब उड़ेंगे तो इधर एयर टाइट है, वो एस्केप नहीं कर पाएंगे, वो इस ट्यूब से होते हुए इधर से पास होते हुए जाएंगे। मगर जब वो इधर से पास होते हुए जाएंगे तो इधर एक कंडेंसर है जिसमें ठंडा पानी बह रहा है, वो उन वेपर्स को दोबारा ठंडा कर देगी और उन वेपर्स को दोबारा ठंडा करके फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देगी। हम इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। दिस इज डिस्टिलेशन। इस तरीके से लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ए और बी के वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे और वो दोबारा लिक्विड स्टेट में आके बूंद बूंद करके इधर गिरने लगेंगे और इधर दोबारा ए और बी हमें मिलने लगेगा। दिस इज टर्म्ड एज फर्स्ट कंडेंसेट। जैसे इसे हम कंडेंसेट कहते हैं, कंडेंसेट। हमें कंडेंस करके, वेपर्स को कंडेंस करके जो चीज मिली है इसे हम कंडेंसेट कहते हैं। अब जो मेरा सवाल है, सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट बी, जिसमें प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर PA0 है, प्योर सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर PB0। PA0 PB0 की वैल्यू दे रखी है। ए और बी दोनों परफेक्टली मिसिबल है। इधर ए और बी को इनिशियली 3:1 के रेशियो में मिलाया। इनिशियली इन दोनों को 3:1 के रेशियो में मिलाकर इस तरह से राउंड बॉटम फ्लास्क में रखकर इस तरह का सेटअप बनाकर वी कलेक्टेड द कंडेंसेट। पहली बार जो कंडेंसेट कलेक्ट हुआ उसे हमने कहा फर्स्ट कंडेंसेट। इसे हमने फर्स्ट कंडेंसेट कहा। फर्स्ट कंडेंसेट को कलेक्ट करने के बाद में हमने पूरे सेटअप को खोल दिया। पूरे सेटअप को खोलकर राउंड बॉटम फ्लास्क में जो भी कुछ बचा है उसको फेंक दिया और ये जो फर्स्ट कंडेंसेट बना था इसको हमने राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दिया। फर्स्ट कंडेंसेट को राउंड बॉटम फ्लास्क में डालने के बाद दोबारा हम इसे गर्म करने लगे। अब इस बार हम फर्स्ट कंडेंसेट को गर्म कर रहे हैं। दोबारा वेपर्स उड़ी, दोबारा वेपर्स को ठंडा करा, दोबारा कंडेंसेट को कलेक्ट करा। इसे हम कहते हैं सेकेंड कंडेंसेट। इस तरह से सेकेंड कंडेंसेट कलेक्ट करने के बाद दोबारा सेटअप को खोला, राउंड बॉटम फ्लास्क में जो भी कुछ बचा था उसे फेंका और सेकेंड कंडेंसेट को उसमें डाल दिया और सेकेंड कंडेंसेट को दोबारा हम गर्म करने लगे और इस तरह से हमने बनाया थर्ड कंडेंसेट और इस तरह से हम प्रोसेस को बार बार करते जा रहे हैं। अब जो मेरा सवाल है, टेल मी द मोल रेशियो ऑफ A and B in first condensate, in second condensate, in third condensate, and if final ratio is 1/3, final ratio of A and B, final ratio of A and B is 1:3, then tell me number of
times the distillation done. कितनी बार इस डिस्टिलेशन को करा गया? The information given to you is take log 2s 0.3 and take log 3s 0.48. मोल रेशियो ऑफ ए एंड बी, पहले कंडेंसेट में ए और बी का मोल रेशियो क्या होगा, दूसरे कंडेंसेट में ए और बी का मोल रेशियो क्या होगा, तीसरे कंडेंसेट में ए और बी का मोल रेशियो क्या होगा। और यदि हमें फाइनली ए और बी का रेशियो 1:3 चाहिए तो इस प्रोसेस को हमें कितनी बार करना होगा? इनिशियली 3:1 था, फाइनली यदि हमें 1:3 चाहिए तो हमें इस प्रोसेस को कितनी बार करना होगा? सवाल को सॉल्व करने के लिए log 2 की वैल्यू आप 0.3 ले सकते हैं और log 3 की वैल्यू 0.48 ले सकते हैं। यह चीज दे दी गई है। क्या अब आप इस सवाल को इसी समय कर पाएंगे? मैं आपको सवाल को करने के लिए लगभग 10 मिनट का समय दूंगा। टेक इट एज अ चैलेंज। मैं फाइनली आपसे सिर्फ इस सवाल का जवाब पूछूंगा। नंबर ऑफ टाइम्स द डिस्टिलेशन इज डन। इस सवाल का जवाब जिसने सही दे दिया मैं समझ जाऊंगा कि उसने बाकी सारा काम सही करा होगा। इसी समय सोचिए। बीच बीच में जो सवाल है इनके जवाब मत दीजिएगा मुझको, क्योंकि इन सवालों के जवाब से वो चीज जो मैं डेवलप करवाना चाहता हूं वो नहीं होती है। सिर्फ फाइनल सवाल का जवाब जिसका याद आए। इस सवाल के जवाब के लिए बीच बीच में ये सब करना जरूरी है। बिना इसे करे आप फाइनली इस तक पहुंच ही नहीं सकते। मगर जो पर्सन इस सवाल का जवाब दे देगा मतलब कि उसने इन सभी सवालों का जवाब पहले ही निकाल दिया है, तभी वो इधर तक पहुंचा। चलिए मैं इस प्रॉब्लम को समझाता हूं। In fact, the problem need application of both Raoult's law as well as Dalton's law। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों को अप्लाई करने की आवश्यकता है। मैं प्रॉब्लम का लॉजिक बता देता हूं। सबसे पहले, जब पहली बार आप सॉल्यूशन को बॉईल करोगे तो ए और बी के जो मोल्स उड़ेंगे वह लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेंगे। राउल्ट्स लॉ के द्वारा आप पीए और पीबी डिटरमाइन कर सकते हो। राउल्ट्स लॉ के द्वारा पीए और पीबी डिटरमाइन करने के बाद हम डाल्टन्स लॉ से यह बता देंगे कि वेपर फेज में ए और बी के मोलर रेशियो क्या होंगे। वेपर फेज में जो ए और बी के मोलर रेशियो हैं उसी को जब हम कंडेंस करेंगे तो वही मोलर रेशियो इस फर्स्ट कंडेंसेट में होगा। और फर्स्ट कंडेंसेट का जो अब मोलर रेशियो है वही अब दोबारा लिक्विड का मोलर रेशियो बन जाएगा। दोबारा राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। मैं करके दिखाता हूं। अब पहले मैं लिखता हूं एक्स ए नॉट is XA0 upon XB0 is 3:1। इधर ये पावर नहीं है XA0। इनिशियली A का मोल फ्रैक्शन, इनिशियली B का मोल फ्रैक्शन 3:1। Na अपॉन Nb इनिशियली 3:1 है, मतलब इनिशियली A और B का मोल फ्रैक्शन, इसका रेशियो 3:1। अब मैं कहता हूं वेपर प्रेशर ऑफ ए व्हेन बॉइलिंग फॉर फर्स्ट टाइम, वेपर प्रेशर ऑफ बी व्हेन बॉइलिंग फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार बॉइल करते समय ए का वेपर प्रेशर होगा PA0 XA0, इसका होगा PB0 इंटू XB0। PA1 मतलब
partial vapor pressure of A when boiling for first time. PB1 means partial vapor pressure of B when boiling for first time. It's PA naught, XA naught, PB naught, XB naught according to Raoult's law. तो इधर मैं लिख दूंगा PA1 upon PB1 is PA naught XA naught upon PB naught XB naught, and this is equal to PA naught upon PB naught is 300 by 400, and XA naught upon XB naught is 3 by 1, it's 9 by 4. According to Dalton's law, this is the mole ratio in first condensate. This is the mole ratio in first condensate. Dalton's law के हिसाब से इतने ही मोल इसी रेशो में A और B के मोल उड़ेंगे, इसी रेशो में वहां कंडेंस होंगे, और यह फर्स्ट कंडेंसेट में मोल फ्रैक्शन रेशो है. तो मैं कह सकता हूं दिस Na1 अपॉन Nb1. हेंस फर्स्ट कंडेंसेट में मैं लिखूंगा फर्स्ट कंडेंसेट XA1 अपॉन XB1. इसमें रेशो होएगा 9 by 4. XA1 means mole fraction of A when boiling first condensate. XB1 means mole fraction of B when boiling first condensate. जो वेपर फेज में मोलर रेशो है वही कंडेंस होकर फर्स्ट कंडेंसेट में मोल फ्रैक्शन रेशो हो गया. अब मैं लिखता हूं PB2, PA2 एंड PB2. ये PA स्क्वायर मत पढ़ो इसको. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A व्हेन बॉइलिंग फॉर सेकेंड टाइम. Partial vapor pressure of B when boiling for second time. It's by Raoult's law. It's PA naught XA1. It's PB naught XB1. PA2 upon PB2 is PA naught XA1 upon PB naught XB1. मगर XA1 upon XB1 की जगह ये लिख सकते हैं, XA1 upon XB1 की जगह ये लिख सकते हैं. So it becomes PA naught upon PB naught whole square into XA naught upon XB naught. इसे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 300 by 400 whole square into 3 by 1, and this is Na2 upon Nb2. सेकेंड कंडेंसेट में जो मोलर रेशो होएगा, सेकेंड कंडेंसेट में A और B का जो मोलर रेशो होएगा XA2 अपॉन XB2. दिस इज 27 by 16. अब मैं तीसरी बार बॉईल कर रहा हूं तो इसके लिए लिखूंगा PA3 PB3. PA3 PB3. Partial pressure of A when boiling for third time. Partial vapor pressure of B when boiling for third time. This is PA naught XB2. PA naught XA2 and XB2. ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है. इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सेकेंड कंडेंसेट. क्योंकि सेकेंड कंडेंसेट को
तीसरी बार बॉईल करा जा रहा है। अब हम लिखेंगे PA upon PB when boiling for third time. It's PA naught XA2 upon PB naught XB2. अब XA2 upon XB2 की जगह लिख दूंगा, तो वहां पर दिखने लगेगा PA naught upon PB naught whole cube into XA naught upon XB naught, और यह दिखने लगेगा 81/64, और यह होगा Na3 upon Nb3. This is the mole ratio of A and B in third condensate. मैं जनरलाइज करता हूं अब इसे। फर्स्ट कंडेंसेट में मोल रेशियो मुझे दिखा PA नॉट अपॉन PB नॉट टू XA नॉट बाय XB। सेकेंड कंडेंसेट में मुझको मोल रेशियो दिखा PA नॉट अपॉन PB नॉट स्क्वायर इंटू XA नॉट बाय XB नॉट, और थर्ड कंडेंसेट में मुझको मोल रेशियो दिखा PA naught by PB naught whole cube into XA naught by XB naught. Let me generalize this thing. हम कहते हैं Na in nth condensate upon Nb in nth condensate. Mole ratio of A and B in nth condensate would be equal to PA naught upon PB naught whole to the power n into XA naught upon XB naught. यही चीज फर्स्ट कंडेंसेट में इसकी पावर 1 है, सेकेंड कंडेंसेट में टू दी पावर 2, थर्ड कंडेंसेट में टू दी पावर 3। nth कंडेंसेट में जब nth टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो यह होगा XAN अपॉन XBN। अब मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसी समय। PA नॉट अपॉन PB नॉट, PA naught is 300, PB naught is 400 to the power n into XA naught upon XB naught is 3/1. And finally, the ratio desired is 1:3, 1 upon 0, 0 कैंसल्ड, और इधर दिखने लगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 टू द पावर n। मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। log of 3 square is equal to log of 4/3 to the power n. Hence 2 log 3 is n log 4/3, or this is equal to n log 4 minus log 3, or n is equal to 2 log 3 upon log 4 minus log 3, which I'll write 2 log 3 upon 2 log 2 minus
log 3, which finally I'll write n equal to 2 into 0.48, log 3 दे रखा है और log 2 भी दे रखा है, 2 into 0.3 minus 0.48, and this n comes out to be 8. 8 बार इस प्रोसेस को करना होगा। पूरे प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखें और आखिरी में इस कंसेप्ट को भी समझें। मैं अब अगला आर्टिकल बताना चालू करूंगा इसी कंसेप्ट।